मेरे पागल पति ने पहली रात ही मुझे लहूलुहान कर दिया था। कच्ची उम्र में ही मेरा शादी एक पागल लड़के से करवा दिया गया, जो दिखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक था। मैं पागल पति की सच्चाई किसी को नहीं बता पा रही थी, और सुहाग रात के दिन मेरे पागल पति ने जो मेरे साथ किया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी 16 की उम्र थी। एक दिन स्कूल से घर आई तो देखा कि कुछ मेहमान आए हुए थे। माँ ने कहा, इन सबको प्रणाम करो। मैंने सोचा नहीं था कि माँ को मेरी शादी कितनी जल्दी होगी। मुझे देखने आए लोगों ने मेरी खूबसूरती को देखकर मुझे पसंद कर लिया। सभी लोगों ने मिलकर तय किया कि मेरी मैट्रिक का एग्जाम होते ही मेरी शादी रवि से करवा देंगे। मुझे खबर नहीं थी कि वो दिमागी हालत से ठीक नहीं। देखने में तो वो बिल्कुल ठीक लगते थे। बातचीत करने से भी पता नहीं चल रहा था कि उनके दिमाग में कुछ खराबी है। मैं दुल्हन बन के उनके घर गई तो पहली रात मेरा स्वागत किया कि खुद तो खा लिए और मेरा किसी ने ख्याल नहीं किया। यूं शादी की पहली रात ही मुझे भूखा सोना पड़ा। जब मेरे पति कमरे में आए, उनकी अजीब हरकतों से डरकर एक तरफ बैठ गई। शादी के अगले दिन मेरे पति का जन्मदिन भी था। घर पर पार्टी रखी गई थी। मेरे घर वाले पार्टी में आए तो मैंने रोना शुरू कर दिया कि मुझे भी अपने साथ ले चले। मेरी तड़प को देखकर माँ का दिल पसीज गया तो वो मेरी सास से मिन्नतें की और मैं अपने घर वालों के साथ जन्मदिन के पार्टी के तुरंत बाद ही मायके वापस चली गई। जब मैं मेरे ससुराल से मायके को चली तो सबसे पहले ही दौड़कर बस पे चढ़ गई। यह भी समझ नहीं थी कि सास ससुर की इजाजत ही ले लेती। वही आंखें जो कल तक रो कर सूज गई थी, वो आज मायके के लौटने की खुशी में चमक उठी थी। खैर, मायके में एक हफ्ते गुजर गया था। मैं हर दिन प्रार्थना करती थी कि भगवान करे ससुराल वाले मुझे कभी लेने न आए और मेरा पति भी न आए। मुझे तो बस इसी बात की फिक्र थी। लेकिन माँ ये सोचकर बहुत परेशान थी कि कब मेरे ससुराल के लोग मुझे लेने आएंगे। मैं तो अपनी सहेली से मिलकर कितनी खुश थी, जैसे वापस जाना ही नहीं। 10 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन मौसी जी की लड़की आ गई। बोली, कुछ होश है सुमन, तुम्हारा दूल्हा कितना उदास है और वो तुमसे बहुत नाराज भी है। ये सुनकर मैं चुप थी तो उसने कहा, देखो सुमन, तुम्हें रवि से बात करनी चाहिए। फिर उसी ने मुझको समझा बुझा कर राजी किया मैं रवि को फोन करूं। मेरे फोन करने के बाद रवि ने फोन उठाया। उसकी आवाज सुनी तो मुझको बड़ी शर्म आई। कुछ बात मुंह से ना निकल रही थी। पीछे से मौसी की बेटी आलिया कहे जा रही थी, कुछ तो बोलो। बस फिर क्या था, वो जैसे बोलती फोन पर, मैं रवि से वैसे ही बोलती। कुछ दिन बाद रवि अपनी बड़ी बहन के साथ मुझे लेने आए। उनको देखकर मैं छुप गई, पर माँ ने मुझे सजा सवार कर दोबारा दुल्हन बनाकर उसके साथ रवाना कर दी। मेरी कम उम्र होने के कारण मेरी सारी हरकतें भी बच्चों जैसी थी। मैं रवि की परवाह नहीं करती थी और अपने आप में मग्न रहती। मेरे पति भी अपनी हरकतों की वजह से मेरे आगे पीछे शोर मचाकर पूरे घर में घूमते। ये देखकर मैं कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती, फिर ये सोचती कि दूल्हे तो ऐसे नहीं होते हैं। ये पागल तो जब खुश होता है तो बंदरों की तरह उछल कूद करता है। तभी ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आने लगते। मेरे रोने से रवि को बहुत खुशी मिलती। मैं जब भी रोती तो उसे रुलाने वाली बातें करता। कभी कभी छड़ी उठाकर मारने लगता तो मैं बचने के लिए छत पे भाग जाती। वो थककर जब बैठ जाता तो मुझे रोते रोते हंसी आ जाती। ये तमाशा हमारी पड़ोसन भी देखती और अफसोस करती। मैं 2-3 सप्ताह ही रवि के कमरे में सो पाई। फिर मैंने वहाँ सोना बंद कर दिया, क्योंकि वह मुझे रात भर सोने नहीं देता। उसे जब पता चला कि मैं बिल्ली से बहुत डरती हूँ तो बिल्ली पकड़कर मेरे सामने में ले आता। एक रात तो बिल्ली पकड़कर रूम में ही बंद कर दिया, फिर उसे उस बिल्ली के साथ कमरे में ही छोड़ दिया। वो तो शुक्र था कि उस रूम की खिड़की मैंने खोली। बिल्ली आराम से कूदकर बाहर निकल गई, मगर रवि तो मेरे डरने से इस कदर खुश हुए, क्या बताऊं। उसके बाद तो मुझे सारी रात रूम में ही रहना पड़ा और मैं बच्चों की तरह रोती। उसे इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर वो बहुत खुश होते।
मैं डरकर रवि की हर बात मान लेती। उनकी हरकतें ऐसी होती जा रही थी जैसे मेरे जगह कोई और होता तो मर गया होता। तभी अपनी सास के पास सोने लगी। रवि को तो गुस्सा आया, वो घर में तोड़ फोड़ करने लगा। तब मेरी सास ने समझा बुझाकर फिर से उसके पास भेज दिया। मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी, बस रोती रहती थी। वह मूड में आकर कभी प्यार की बातें करता तो कभी मुझ पे ठंडा पानी डाल देता। ठंडा पानी से मेरी जान ही निकल जाती। थोड़ी देर मेरे पैर पकड़कर माफी मांगने लगता। मैं ऐसी पागल थी कि फिर माफ भी कर देती थी उसे। फिर से उसके साथ बातें करने लगती। मगर जब शाम के 6 बजते ही दिन का उजाला खत्म होने के बाद रात होती तो डरने लगती। ना जाने अब ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तब प्रार्थना करती, भगवान कभी रात ना आए, मैं इस जालिम का जुल्म का शिकार बने। एक दिन रविवार की शाम उसने मेरे साथ बड़ी बेदर्दी का व्यवहार किया। मेरे बाजू में अपने दांत इस तरह गड़ी कि उसमें से खून निकलने लगी। मैं तो तकलीफ से रोने लगी, मगर वह मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। किसी तरह कमरे से निकल पाई और भागकर सास के कमरे की तरफ गई। तभी ससुर जी की आवाज सुनाई दी। वो कह रहे थे, रवि की माँ, बच्ची को अपने पास ले आओ, शायद वह पागल उसको मार रहा है। मेरी सास ने कहा, रहने दो, मर नहीं जाएगी। अगर आज ले आई तो रोज मेरे पास ही रहेगी। अब बेटे को संभालना उसका काम है। जब सास की बातें सुनी तो मेरे होश ही उड़ गए। ऐसी बात कर रही थी। एक पल के लिए तो मेरे ससुर को मुझ पर रहम भी आया। उनके बार बार कहने पर मेरी सास मजबूर होकर मुझे अपने पास बुला ली। सुबह होते ही रवि आकर माफी मांगा और कहा कि मैं जब गोलियां खा लेता हूँ तो उसके बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अपने ससुर से जिद की कि मुझे मायके छोड़ आए, वरना मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और इसी हाल में भूखे मर जाऊंगी। मैंने ससुर जी से कहा, आपका बेटा दिमागी मरीज था, आपने ये बात मेरे पापा से क्यों छिपाई? उन्होंने कहा, बेटा उसने मोहल्ले में किसी छोटी बच्ची को सताया था तो उसके माँ बाप ने उसको पकड़कर जेल में बंद करवा दिया। तब मैं दिल्ली में ही था और रवि की उम्र 14 साल की थी। उसको थाने में ले गया था। उन्होंने पैसे देकर उसको बहुत पिटवाया, जिसके बाद उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। मुझे खबर मिली तो मैं फौरन दिल्ली से आ गया। इसका हमने काफी इलाज कराया, तबीयत ठीक हो गया तो अब फिर से रवैया बदलने लगा। कभी सही होता तो कभी ऐसा करता। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी शादी करवा दें, ये तो ठीक हो जाएगा। बहू, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमने इसी उम्मीद में इसकी शादी करवा दी थी कि ये ठीक हो जाएगा। मैं खुद ही ये फैसला कर चुका हूँ कि तुमको मैं मायके छोड़ आऊंगा। तुम तैयार हो जाओ। मैंने जल्दी जल्दी बैग पैक किया और रवि से कहा कि जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो रवि ने कहा, कसम खाओ कि आ जाओगी। मैंने जल्दी जल्दी में कसम भी खा ली, मैं आपके घर में जल्दी आ जाऊंगी। इतने में रवि अपने पापा की जिद करने लगा कि वो भी उनके साथ चले और उसको वापस लेकर आएगा। जैसे ही मायके की दहलीज पे कदम रखा, मैंने रोना शुरू कर दिया। घर वाले समझे कि उदासी की वजह से मैं रो रही हूँ। उसी वक्त मेरी सहेली नीलम आ गई, जो हमारे पड़ोस में ही रहती थी। नीलम ने मेरी पीठ पर हाथ रखा तो उसकी उंगलियों पर मेरी कमीज से रिश्ता हुआ खून लग गया। वह परेशान हो गई और बोली, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी बाजू से खून लगा हुआ है। माँ ने उसकी बातें सुन ली थी। उन्होंने कमरे में ले जाकर मेरी हाथों को देखा तो उस पे दांत के निशान दिखे। मेरा बदन जख्मी देखकर माँ तो चीखने चिल्लाने लगी। उनको सब पता चल गया कि मैं इस कदर जख्मी हूँ। माँ बोली, सच बता, क्या मामला है? मैंने कहा, माँ, रवि दिमागी मरीज है, कभी प्यार जताता तो कभी इस कदर जख्मी कर देता। माँ, मुझको वहाँ रहने में डर लगता है। मैं ये कब से बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझको डर लगने लगा है कि किसी दिन मुझे जान से न मार दे, उससे पहले कि मैं उस पागल के हाथ से मर जाऊं। भगवान के लिए मुझे बचा लो। मेरी हालत, माँ के आंखों में आंसू निकलने लगे। उन्होंने मेरे ससुर से कहा, मैं अपनी कम उम्र की बच्ची को इसलिए आपके पास हवाले नहीं की
कि आपका बेटा ये हाल कर दे। अब मैं आपके साथ कभी नहीं भेजूंगी, आप अकेले वापस चले जाएं। ससुर जी तो चुप रहे, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी माँ ठीक कह रही है। पर रवि ये सुनकर परेशान होने लगा, तो मेरे ससुर ने रवि से कहा, चलो बेटे, तुम्हारी दुल्हन को हम बाद में लेने आएंगे। रवि जाते जाते मुझे कहने लगा, अच्छा सुमन बहन, बाय बाय। ये सुनकर मेरी माँ ने सर पकड़ लिया। उनके जाने के बाद मुझे चैन की सांस मिली और मैंने भी फैसला कर लिया, अब मैं उस रिश्ते को खत्म कर लूंगी। 2 महीने मायके में सुकून से रही, फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। तभी यह मालूम हुआ कि मैं उस पागल के बच्चे की माँ बनने वाली। ये खबर ऐसी थी कि मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। जिस बंधन को मैं तोड़ रही थी, उसे कुदरत और भी मजबूत कर रही थी। अब तो मेरे पैरों में यह जंजीर पड़ गई थी। मैं खामोश होकर कुदरत के फैसले का इंतजार करने लगी। सही वक्त पे मेरी बच्ची पैदा हुई। उसकी खबर हमने ससुराल वालों को भी नहीं दी, फिर भी किसी ने उनको खबर पहुंचाई। वह बच्ची को देखने के बहाने आ गए। सास ससुर कस्में खाने लगे कि हमने रवि को अस्पताल में दिखा दिया है और इसका इलाज करवाया है। अब वह बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी बात पे यकीन नहीं है तो डॉक्टर से खुद ही पूछ ले, जिसने उसका इलाज किया है। अब आपकी बेटी हमारे घर में किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हम पर रहेगा। बस एक बार हमारी बहू और बच्ची को हमको दे दो, हम इसको लेने आए हैं। मैं तो जाना नहीं चाहती थी, बस इसी तरह माँ मजबूर लाचार होकर मान गई और मुझे सास ससुर के साथ एक बार फिर घर लौट जाना पड़ा, जहाँ दुख तकलीफ मेरा इंतजार कर रही थी। मैं हर पल इसी बात के लिए डरती थी, क्योंकि अब मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी का सवाल था। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, इसको मुझे दे दो, मैं अपनी बच्ची को गोद में लेना चाहता हूँ। छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर उन्होंने तेज सर्दी में बच्ची के सारे कपड़े उतार दिए। मैं चिल्लाकर कहने लगी, ये क्या कर रहे हो, उसको सर्दी लग जाएगी। तो रवि कहने लगा, ये बच्ची का तस्वीर अच्छी नहीं आ रही। मेरे ससुर ने फौरन आकर रवि के गोद से मेरी बच्ची को छीन लिया और उसे अपने सीने से लगाकर बाहर निकल गए। उन्होंने मेरी बच्ची को गोद में देकर कहा, बेटी, आज मैंने जान लिया कि तेरा और तेरी बच्ची का यहाँ रहना ठीक नहीं। बेहतर होगा कि तुम अपनी बच्ची को लेकर मायके चली जाओ। रवि के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती हो। हमने समझ लिया है कि वह शादी के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन यह तो कुदरत को मंजूर ही नहीं। इसलिए इससे पहले कोई नुकसान हो, तुम तैयार हो जाओ। मैं तुमको अपने मायके वापस छोड़ आऊंगा, तुम हमको माफ कर देना। यह कहकर रोने लगे। मैं बच्चे को लेकर मायके आ गई और फिर ससुराल नहीं गई। मेरी माँ ने तलाक के बारे में कहा तो ससुर ने तलाक के कागज भिजवा दिए। मैं अब आजाद थी। माँ से कहा, कब तक जवान बच्ची को घर में बिठाओगी, उसकी दूसरी शादी करवा दो। लेकिन मैं तो अब शादी के नाम से ही कांप जाती। माँ ने मेरी बेटी को संभाला और मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इसी तरह माँ ने मेरे सारे खर्चे उठाए और किसी वक्त की परवाह किए बिना, और मैंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। माँ ने कहा कि टीचर की लाइन बहुत ही अच्छी है। उन दिनों बीएड, तब स्कूल में सरकारी नौकरी मिलती, तो बीएड भी कर लिया। तब तक मेरी बेटी रानी 7 साल की हो चुकी थी। नौकरी के लिए मैंने साल भर तक फॉर्म भरे। आखिर किस्मत ने मेरा साथ दे ही दिया और मैं एक सरकारी स्कूल की टीचर बन गई। इस तरह मैं और मेरी बेटी जिंदगी में खुश रहने लगे।